है, अर्बन रियल एस्टेट है, माइनिंग है, ये तमाम जो अलग अलग जो भारत सरकार के अधीन आने वाली ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और आम जनता से संबंधित ऐसी चीज़ें जो अगर आप देखिए, चाहे बस है, रेलवे है, जो ट्रैफिक का जो जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, हवाई अड्डे हैं, रेलवे कॉलोनियाँ हैं, रेलवे के इर्द गिर्द आने वाले स्टेडियम हैं, ये तमाम चीज़ें अब प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी। ये बहुत आसान काम नहीं है और बहुत ही साधारण सी जो बात होती है वो नहीं है दोस्तों। बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को लेने की ज़रूरत है कि आखिर ये तमाम चीज़ें अगर आज प्राइवेट हाथों में चली जाती हैं तो फिर क्या होगा, देश का क्या होगा। बहुत से लोग अगर जो इस बात का, प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं, वो कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना आसान है इन बातों को सुन लेना, समझ लेना। और इसी के सरकार के इस फैसले के खिलाफ आज अगर आप लोगों को याद होगा तो हैशटैग स्टॉप सेलिंग इंडिया खूब ट्रेंड कर रहा है। और नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन पर, और जिसे लेकर के आई निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो मोदी जी हैं, मोदी सरकार है, वो सब कुछ बेच रही है, देश बेच रही है, मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया। तो क्या यही सवाल, इसी सवाल के साथ चलेंगे कि क्या देश वाकई जो है, देश जो है वाकई बिक रहा है, बिक गया है, बिकने वाला है। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या सचमुच देश बिक रहा है, बिकने वाला है, बिकने की कगार पर है? देखिए, जो जहां से आपने शुरुआत की थी कि मोदी जी को लाया क्यों गया, तो थोड़ा सा इसको पीछे जाकर हम देखते हैं। तो आर्थिक तो बात मैं करूंगा, लेकिन राजनीतिक बात पहले करते हैं, क्योंकि इनको कौन लोग हैं जो लेकर आए और क्यों लेकर आए। देखिए, मनमोहन सिंह के समय एक दिक्कत आ रही थी, यूपीए 1 में भी और यूपीए 2 में भी, और यूपीए 1 में तो ज्यादा दिक्कत आई थी क्योंकि वाम मोर्चा भी साथ में था। तो जो सोशल रेजिस्टेंस था, यानी जो सामाजिक अवरोध था प्रोजेक्ट को लेकर, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का बिल हो, चाहे और चीजें हो, उसको लेकर सरकार झुक जाती थी और उद्योगपतियों के प्रोजेक्ट रुकते थे। उनको एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो इस सोशल रेजिस्टेंस को डील कर सके। तो वो सोशल रेजिस्टेंस को डील करने का तरीका क्या निकाला गया कि मोदी जी लाए गए। मोदी जी के समय हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति हुई, उसको आग में घी डालने के लिए और उसको हवा देने के लिए इसी उद्योगपति घरानों ने मीडिया पे नए तरीके से इन्वेस्ट किया और मीडिया ने उसको, उस हिंदू मुसलमान को हवा दी। तो ये सोशल रेजिस्टेंस को गायब करने का एक तरीका था जो इनको चाहिए था। अभी आप देखिए जो घटनाएं हो रही, इंदौर में घटना हुई है, और ये जो नोएडा का मीडिया है ये क्या दिखा रहा है, ये कोई चूड़ी जिहाद और ये सारी चीजें। और इसी घटनाक्रम के बीच में देश के इतने महत्वपूर्ण एसेट्स बेच दिए गए और लोग बात कर रहे हैं कानपुर की, लोग बात कर रहे हैं इंदौर की, और ये मीडिया ये कर रहा है। तो इसीलिए इनको लाया गया था। और अब लाने में क्या हुआ कि इकॉनमी मैनेज नहीं कर पाए। इकॉनमी मैनेज नहीं हुई तो शुरू के कुछ साल, 5-6 साल, तो जो पिछला इकॉनमी में काम हुआ था उसकी ये लोग खाते रहे, और जनता के पैसे का, टैक्स पेयर मनी का, यानी अभी भी जो 12 कॉर्पोरेट घरानों का जो बैंक का कर्जा है वो 9 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो ये खाते रहे, लेकिन अब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई, बैंकों की क्षमता खत्म हो गई, बैंक बंद होने के कगार पे आ गए। तब इनको क्या चाहिए, अब पब्लिक मनी भी, जब खजाना भी खाली हो गया तो अब इन लोगों को एसेट चाहिए। तो जो फिक्स एसेट्स है, अब उस तरफ इनका अगला स्टेप जो उद्योगपति घरानों का है, जो नरेंद्र मोदी को लेकर आए थे, वो है। और इसी सिलसिले में ये फैसला हुआ है। और इसी सिलसिले में आप देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है उसको अगर हम देखें
कि लिंचिंग हो रही है और ये नोएडा मीडिया उस लिंचिंग को लेके हवा दे रहा है और उस बीच ये एसेट्स बेचे जा रहे हैं। और ये सिलसिला आप देखिएगा तो लगातार पिछले 7 साल से चल रहा है कि जनता के विरुद्ध जो है वो सारे काम हो रहे हैं और जनता डिबेट कुछ और कर रही है। उसको फंसाए हुआ हिंदू मुसलमान में, उसको अपनी नौकरी की चिंता नहीं, उसको कोरोना की चिंता नहीं। जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है और कोरोना के पीरियड में जो बाइंग कैपेसिटी हमारे कंज्यूमर की थी वो लोवेस्ट हो गई थी, 40 साल में से भी ज्यादा के लोवेस्ट हो गई थी। अच्छा, अब ये जो एसेट्स दिए जा रहे हैं इसमें मिल क्या रहा है? एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ और आप हजारों लाखों करोड़ के एसेट्स इनको दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज राजीव जी बात यह है कि जो आपने कहा कि देश बेचा जा रहा है। देखिए, जो कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें हैं और जिसका जनता से भावनात्मक रिश्ता होता है। किसी देश की रेलवे अगर प्राइवेट हाथ में चली गई, ये इंग्लैंड ने भी किया था, रेलवे को प्राइवेटाइज किया था, बाद में वापस लेना पड़ा। हमारे दिल्ली में ही राजीव जी, हम लोगों दिल्ली में ही एयरपोर्ट की लाइन अनिल अंबानी को दी गई थी, वो नहीं चला पाए, वापस कर दी उन्होंने डीएमआरसी को। तो ये जब आप रेलवे बेच देंगे, वेयर हाउस बेच देंगे, एफसीआई के गोदाम बेच देंगे, तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भारत की जनता पे पड़ेगा इसका बहुत बुरा, कि देश में कुछ बचा ही नहीं। ये बिल्कुल विदेशी हमले की तरीके से है कि जिस तरह से विदेशी हमला हो जाए और उसका भारत जो है माकूल जवाब न दे पाए, बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति बनेगी यहाँ पे कि देश का जो आत्मसम्मान है उस पर चोट लगेगी। आर्थिक चोट तो लगेगी, आरक्षण खत्म होएगा, उसमें नौकरियां जाएंगी, वो सारी बातें हैं। जी राजीव है, लेकिन मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपको याद होगा 2014 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके भाषणों में और एक जबरदस्त कविता प्रसून जोशी ने लिखी थी और उसी में सौगंध इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये देश नहीं बिकने दूंगा आज तो सारी बस जितने सौगंध थे, माँ गंगा का बेटा, उसके अलावा संसद की चौखट पर सिर नवाना, और उसके अलावा अब कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सारे दृश्य देख लिए, बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों के सामने, रूह कपाने वाली तस्वीरें हम लोगों के सामने है, देश दुनिया के सामने है। कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो हमला बोला है, और खासकर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार ने इस देश को बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है। और ये आखिर कहने के साथ साथ अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जो बातें कह रहे थे कि एक तरफ इंदौर में लिंचिंग हो रही है, एक चूड़ी वाला वो चूड़ी बेचने जाता है और उसके ऊपर हमला होता है, उसकी लिंचिंग होती है, लेकिन एफआईआर उन लोगों के ऊपर के साथ साथ उस चूड़ी वाले के ऊपर भी एफआईआर